बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी भाई क्या कर रहे थे? मैक्सिमम लेवल, जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैक्सिमम लेवल होगा तुम्हारी जिंदगी का। भाई साहब वेस्ट कोट कहाँ गई? जुमा गया, वेस्ट कोट भी गई। जुमे के लिए ली थी कितने पे? फ्री में। तो बेटा आज कोई धक्का नहीं देता, तू अल्लाह के बंदे वेस्ट कोट ले रहा है फ्री में। कहाँ पहुंचे थे भाई कल? मैक्सिमम लेवल ऑफ, लिखो मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हाँ जब्बा जी फिर गए थे। कल जाएंगे इतवार बाजार और क्या ले आएंगे? टमाटर नहीं, आलू तो ले आए, पिछली दफा डांट सुन ली उन्होंने। अब माशाल्लाह 5 चिंची भर के टमाटर के लिए आए और क्या कह रहे हैं, बेगम बड़े सस्ता मिल रहा था। और बेगम से डांट सुन के बेचारे शर्मिंदा हो रहे हैं। अब वो क्या कह रही है, सस्ता तो था लेकिन तुम्हें नहीं पता ये पेरिशेबल आइटम है, तुम बड़ी ईद तक के टमाटर ले आए हो, ये जो खराब होंगे तो कौन जिम्मेदार? ओ बेगम ये तो मैं भूल गया था। अच्छा चलो मैं समझती हूँ कि ये कच्चे टमाटर हैं, चल जाएंगे। ये बताओ रखूंगा? ओहो मैं तो ये भी भूल गया था। अब बेगम क्या कहेंगी, मैं डांटना नहीं भूलूंगी। ठीक है, डांटते ही वो भी हैं, बस हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम यही समझते रहते हैं अब्बा जी बहुत डांटे हैं। अब्बा जी कोई डांटे नहीं है, वो भी हमारी जैसे ही हैं, सुनते हैं और आगे बच्चे भी डांटे नहीं है, सुना करेंगे और चुप हो जाया करेंगे। ठीक है, लिखो अगर स्टॉक लेवल एक बहुत हाई लिमिट को क्रॉस कर जाए, अगर स्टॉक लेवल एक हाई लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा। क्या? तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो बोलो खराब हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट इनकर करवाएगा। बोलो, वो बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट इनकर करवाएगा, वो बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट इनकर करवाएगा, वो बहुत ज्यादा कैरिंग कॉस्ट इनकर करवाएगा। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक का एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करती है। स्टॉक का बोले एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करती है और स्टॉक को उससे एक्सीड नहीं होने देती, और बोले स्टॉक को उससे एक्सीड नहीं होने देती। अब सोच के बताना, अगर मैं जॉब करता हूं केक्स एंड बेक्स में तो बेकरी आइटम्स एक सर्टन लेवल से ज्यादा ना हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये लेवल डिसाइड कौन करेगा? कंपनी का सीईओ, कंपनी का सीएफओ नहीं, ये तो प्रोडक्शन टीम और मार्केटिंग टीम डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? तो इसका मतलब ये जो लेवल सर अंसारी हमें बता रहे हैं, इनको डिटरमिन करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों सोच रहा है? क्योंकि अगर मैक्सिमम लेवल क्रॉस हो गया तो स्टोरेज कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट को फोकस करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। तो कह सकता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कुछ ना कुछ मदद
बाकी डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, लेकिन FAR1 और FAR2 में सारे का सारा काम हम खुद करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम कहां पे आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे की मदद नहीं समझता, वो कहता है मैं सब कुछ ही कर जाऊंगा। तो अपने जहन को तैयार कर लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ी मदद आप किससे ले रहे होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट से। किससे, दूसरे डिपार्टमेंट से। अब लिखो मिनिमम स्टॉक लेवल। बहन भाइयों में एक फड्डे वाला बहन या फड्डे वाली बहन या फड्डे वाला भाई होता है। 4-5 बहन भाई हैं तो एक ने पंगा जरूर करना है। उसने इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठ के भी पंगा करना है, उसने सुबह सहरी के टाइम पे भी पंगा करना है, उसने अगर नॉर्मल है रमज़ान नहीं है तो दोपहर के खाने में पंगा करना है, उसने रात के खाने में पंगा करना है। कहीं जाने का प्रोग्राम होगा, उसने कोई ना कोई बोंगी मारनी है। अच्छी खासी महफिल जमी भी होगी बहन भाइयों की माँ बाप के साथ, उसने कोई ना कोई बोंगी मारनी है। एक होता है, ये अल्लाह पाक ने हमें सब्र के लिए दिया हुआ होता है। ये पीस खानदान में किस लिए होता है, हाँ, उससे अल्लाह पाक हमें सब्र की तरबियत करते हैं। ये ऐसे ही नहीं आया दुनिया में, ये किस लिए आया है, ताकि हमें सब्र सिखा सके कि भाई सब्र ऐसे ही करना है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना है। उसे क्या करना है, और अल्लाह करे कि हम वो ना हो, अल्लाह करे हम वो ना हो इंशाल्लाह। क्या लिखा है, मिनिमम स्टॉक लेवल एक फड्डे वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरह लिखना, महज़िब लैंग्वेज नहीं मुझे आती। मिनिमम स्टॉक लेवल एक फड्डे वाला कॉन्सेप्ट है। फड्डे वाला, प्रॉब्लम चाइल्ड कर लो, चलो अंग्रेज के बच्चों लिखो। मिनिमम स्टॉक लेवल एक प्रॉब्लम चाइल्ड कॉन्सेप्ट है। क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड कॉन्सेप्ट। कभी कहता है मैं हूं, ऐसे ही है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पहली अटेम्प्ट में पास करनी है तो मेरे अंदाज से करो। कभी कहता है मैं हूं, कभी कहता है नहीं मैं तो सेफ्टी स्टॉक हूं, लिखो। कभी कहता है मैं हूं, कभी कहता है मैं सेफ्टी स्टॉक हूं, फिर कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, फिर कहता है मैं तो ऐसा ही हूं। बात हमारे समझ में आ गई होगी। क्या, कभी मिनिमम लेवल को मिनिमम लेवल समझना है और कभी मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक समझना है। बताओ जी, सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? प्रिकॉशनरी मेजर के लिए जो स्टॉक मेंटेन किया जाए कि ये ना हो कस्टमर आ जाए और स्टॉक ना हो, तो सेफ्टी स्टॉक अपने साथ रख के चलो। अब जरा मिनिमम लेवल को सोचो। मिनिमम लेवल क्या होता है स्टॉक का, कि स्टॉक इससे नीचे ना गिर पाए। तो जहन तो यही कह रहा है कि ये दोनों मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट है। इसलिए तो वो कह रहा है भाई मैनेजमेंट की मर्जी है, कभी मुझे ही सेफ्टी स्टॉक समझ लेती है, कभी क्या कहती है नहीं मैं मिनिमम लेवल हूं, सेफ्टी स्टॉक कोई और है। जैसे मैं अक्सर तुम्हें कहता हूं मुझे टीचर भी समझ लो और मुझे दोस्त भी समझ लो। इसका मतलब एक ही बंदा हूं, काम दो करना चाह रहा हूं। कभी कभार मीटर घुमा हुआ घर से डांट पड़ी हो तो मैं क्या कहता हूं, नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मुझे सिर्फ टीचर समझो। तुम कहते हो 2 नंबर आदमी है यार। कभी मूड होता है तो कहता है नहीं दोस्त समझो, कभी कहता है नहीं मुझे। तो यही मिनिमम स्टॉक लेवल कह रहा है। मैनेजमेंट कभी कहती है तुम ही, और कभी कहती है नहीं तुम मिनिमम लेवल हो, सेफ्टी स्टॉक कोई और है। क्या लिखा, और कहता है मैं तो ऐसा ही हूं। क्यों मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता है कि यार स्टॉक इससे नीचे ना गिरे, इससे नीचे ना गिरे। याद रखना, अगर इससे नीचे गिर गया स्टॉक तो हो सकता है तुम स्टॉक आउट में चले जाओ। किसमें चले जाओ, स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या होता है, स्टॉक का खत्म हो जाना। स्टॉक आउट क्या होता है, और जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो कस्टमर आके क्या कहेगा, लाओ चीज दो, तुम क्या कहोगे, सॉरी सर खत्म हुई भी है, सॉरी सर। वो कस्टमर क्या करेगा, तुम्हारी दुकान से निकलेगा, किसी और दुकान में चला जाएगा,
और हो सकता है दोबारा कभी ना आए। क्यों ना आए? उसे पता होगा यार इस दुकान पे जाता हूँ, जब भी जाता हूँ कोई ना कोई चीज़ आइटम नहीं मिलती। आप खुद अपनी डेली लाइफ में देखो, उस स्टोर पे जाने से अवॉइड करते हो जो कहता है यार 4 चीज़ें ले लो, 2 अगले से ले लो, तो तुम क्या कहते हो? भाई साहब मैं फिर अगली दफ़ा अगले पे ही चला जाऊंगा ताकि 6 की 6 आइटम उससे ले लो। तो इसका मतलब है मैं कस्टमर लूज कर जाऊंगा। जब कस्टमर लूज करूंगा तो प्रॉफिट लूज कर जाऊंगा। सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट लूज नहीं करूंगा, अगर वो दोबारा वापस ना आया तो फ्यूचर पीरियड्स का प्रॉफिट भी लूज कर जाऊंगा। तो लिखो मिनिमम स्टॉक लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है, क्या कहा? मिनिमम स्टॉक लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है क्या कहा? मिनिमम स्टॉक लेवल इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए, ताकि बोले स्टॉक आउट ना हो जाए, ताकि बोले स्टॉक आउट ना हो जाए। अब ब्रैकेट में लिखें स्टॉक आउट होना क्या होता है, अभी यही चलेगा मिनिमम लेवल, ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए। लिखें स्टॉक आउट होना क्या होता है? स्टॉक का शॉर्ट हो जाना। स्टॉक आउट का मतलब बोलो, स्टॉक का शॉर्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट क्या होता है? स्टॉक का शॉर्ट हो जाना, स्टॉक का खत्म हो जाना। ताकि स्टॉक आउट ना हो जाए। स्टॉक आउट होने से प्रॉफिट नहीं आएगा। स्टॉक आउट होने से बोले प्रॉफिट नहीं आएगा, बिजनेस का दिवालिया हो जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल का मेंटेन होना हमें बचाएगा। क्या कहा? मिनिमम स्टॉक लेवल का मेंटेन होना बोले हमें बचाएगा। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो लिखें क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो मिनिमम लेवल बोले मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल, क्या कहा? मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल सेम समझे जाएंगे। अब बेटा रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इन्हें स्टॉक कंट्रोल लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कंट्रोल लेवल्स कहते हैं? क्योंकि इनके जरिए स्टॉक को क्या किया जा रहा होता है? कंट्रोल किया जा रहा होता है। क्या किया जा रहा होता है? अब ये लेवल्स प्री डिटरमिन्ड होते हैं। ये लेवल्स प्री डिटरमिन्ड होते हैं। इन लेवल्स को डिटरमिन कौन करेगा? अदर डिपार्टमेंट्स। क्या कहोगे? हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये लेवल हम डिटरमिन। कभी देखा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेंट कोट टाई और लैपटॉप लगाया हुआ है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूनिट्स गिन रहा है? 2 इधर रख दो, 4 इधर रख दो, 2 उधर रख दो, 3 उधर रख दो। नहीं भाई, ये काम नहीं करता। ये काम तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में होता है। कितना सेल कर दो, ये मार्केटिंग मैनेजर के अंडर होता है, लेकिन इन सब का हेड सीएफओ होता है, और सीएफओ तुम होते हो माशाल्लाह।
इसलिए तुम्हें ये चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि तुम्हारी नीचे जो टीम है वो कहीं तुम्हें धोखा ना दे, कोई गोली ना करवाए, कोई एरर ना हो जाए उनसे, इसलिए तुम्हें ये नॉलेज दी जा रही है। लेकिन ये मत समझना कि ये सारे काम तुम करोगे, क्योंकि तुम इन्वेंट्री के एक्सपर्ट नहीं हो, तुम फिनिश गुड के एक्सपर्ट नहीं हो, तुम तो नंबर्स के एक्सपर्ट हो। और इस इन्वेंट्री के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या जुड़ी हुई है, इसलिए तुम ये सारी चीजें सीख रहे हो। हालांकि ये जितने लेवल हैं ये सारे क्वांटिटी में होंगे, इनमें कोई भी रुपये में नहीं होगा, लेकिन उस क्वांटिटी की एक कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उस कॉस्ट के तुम रिस्पॉन्सिबल हो। हेडिंग बनाओ, मटेरियल कंट्रोल लेवल फार्मूलास, मटेरियल कंट्रोल लेवल फार्मूलास। क्या हेडिंग बनाई, मटेरियल कंट्रोल लेवल फार्मूलास। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, क्या कहा, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, बच्चों बात नहीं बुरी बात, इसका पहला फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। क्या फार्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय, फिनिश गुड प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल, अगर कंजम्पशन मैक्सिमम लोगे तो लीड टाइम भी कौन सा लोगे, मैक्सिमम लोगे। अगर कंजम्पशन वीक की लोगे तो लीड टाइम भी वीक्स में लोगे, कंजम्पशन पर डे लोगे तो लीड टाइम भी डेज में लोगे। तो लीड टाइम भी, यानी मेजरमेंट यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लाइक विद लाइक को लेकर चलोगे, लाइक विद। एक दूसरा फार्मूला भी मार्केट में अवेलेबल है इसका, वो भी लिख ले, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन किस लीड टाइम से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल लीड टाइम, और नॉर्मल का दूसरा नाम नॉर्मल लीड टाइम। ओके हो गया, ये किसका फार्मूला बनाया, रीऑर्डर लेवल का। अब बनाएं मैक्सिमम लेवल का फार्मूला, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस बोले, और अगर ईओक्यू मॉडल कर रहे हो तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ईओक्यू कहलाएगा, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, क्या बोला, मिनिमम कंजम्पशन, बेटा बातें नहीं, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। अब लिखें मिनिमम लेवल, कौन सा लेवल, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू
रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय, बोले भाई, नॉर्मल लीड टाइम। अब मुझे बताएं ये फार्मूलाज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डिराइव किए हुए या प्रोडक्शन टीम ने? प्रोडक्शन टीम ने। किसके साथ मिलकर? मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर। इसलिए याद रखना ये फार्मूलाज हमारी डेरिवेशन नहीं है। हम इन्हें क्यों यूज कर रहे हैं? हमने कॉस्ट को मैनेज करना है और क्वांटिटी का लिंक किससे बनेगा? कॉस्ट से। अगर स्टॉक मैक्सिमम से ऊपर चला गया तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अभी मैंने एग्जांपल दी, अब्बा जी ट्रक ले आए आलूओं का, तो आलूओं का स्टॉक लेवल बहुत अप हो जाएगा, उसकी वजह से स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब्बा जी क्या कर रहे हैं? रोज अम्मा कहती हैं कि सामान ले आना और भूल जाते हैं, मेहमान आके बैठे हुए हैं और दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब मेहमान बेचारा एक दूसरे का मुंह देख रहा है, क्यों? क्योंकि हम किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं? स्टॉक आउट में। अच्छा, अब्बा जी ले भी आए तो माशाल्लाह आप जैसी चीजें नहीं छोड़ती। अम्मा कहती रहती है मैंने मेहमानों के लिए रखा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं मेरे से बड़ा मेहमान कौन है माँ? इसका मतलब मिनिमम से नीचे गया तो स्टॉक आउट होगा, मैक्सिमम से ऊपर गया तो ऑब्सोलीट होगा, डैमेज हो जाएगा, पेरिशेबल है तो खराब हो जाएगा, या फिर स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर रीऑर्डर लेवल सही डिसाइड नहीं किया फिर दो प्रॉब्लम है, सुनिएगा। रीऑर्डर लेवल आपने सही डिसाइड नहीं किया, अभी बहुत सामान पड़ा हुआ था, आपने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या नुकसान हुआ? क्या होगा? जब नया ऑर्डर आएगा तो अभी पहले की चीज भी पड़ी हुई होगी, आपका स्टॉक लेवल ज्यादा हो जाएगा, खराब होने का चांस है, स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपने रीऑर्डर लेवल बिल्कुल बॉटम लेवल पे रखा और ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आने में टाइम लग गया, दूसरी तरफ आप स्टॉक आउट हो गए, मैं अकेला तो नहीं। इन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए ये लेवल्स मेंटेन किए जाते हैं और आप इन लेवल्स के हिसाब से अपनी कॉस्ट डिटरमिन करके चलते हैं, अपनी कॉस्ट डिटरमिन करके चलते हैं। बुकलेट ओपन कीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पे आए, प्रैक्टिस सेट नंबर 13, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 आ गए। कितने कंपोनेंट्स है भाई? कितने हैं कंपोनेंट्स? दो, कंपोनेंट ए एंड बी। नॉर्मल कंजम्पशन है, मिनिमम कंजम्पशन है, मिल गया। मैक्सिमम कंजम्पशन है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम को रीऑर्डर पीरियड कहते हैं, लिखने लीड टाइम का दूसरा नाम रीऑर्डर पीरियड। मिल गया भाई? सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने की कोशिश करें। भाई प्रैक्टिस सेट कहाँ फेंक दिए इसने? आया था? नहीं बचा, आई डोंट थिंक सो कि आया था।
इधर सारे पास पेपर चल रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस सेट है। भोले को बुलाएं, जल्दी से जल्दी बुलाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ज़रा इधर ही फोकस करें, अभी स्क्रीन पर मौजूद नहीं है क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, ठीक है भाई। दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी। पहले ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है ए के लिए? ए के लिए कितनी है? 90। ए के लिए 90 है। मैक्सिमम कंजम्पशन के बाद मैक्सिमम लीड टाइम कितना है ए का, और मिनिमम कितना है? 4। 6 हो गया, कितना बना? 540। ये किसके लिए है? कंपोनेंट ए का रीऑर्डर लेवल। यानी जब कंपोनेंट ए के यूनिट्स 540 पे पहुंचेंगे तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। बी पर आए, मैक्सिमम लेवल 90 है, मैक्सिमम पीरियड 4। अब कितना बना? 360। भाई प्रैक्टिस सेट तो रखे ना, आपने प्रैक्टिस सेट ही नहीं रखे भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। नहीं भाई इधर रखें, जल्दी से रखें भाई, आप इधर रख दें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट इधर रख दीजिए प्लीज। अब आ जाए भाई मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना है ए का? 540। रीऑर्डर क्वांटिटी जी क्वेश्चन में गिवन है 250। ये ईओक्यू भी हो सकती है और कोई और ऑर्डर साइज भी हो सकता है। माइनस क्या करना है? मिनिमम कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन? मिनिमम कंजम्पशन ढूंढे। ए का मिनिमम कंजम्पशन, भाई ए का मिनिमम कंजम्पशन 30। आए जी, मिनिमम लीड टाइम आंसर दे। 670। बी के लिए आ जाए, रीऑर्डर लेवल 360, रीऑर्डर क्वांटिटी 550, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम आंसर 850। अब आ जाए मिनिमम लेवल पे। मिनिमम लेवल ए के लिए रीऑर्डर लेवल कितना है? नॉर्मल कंजम्पशन 60, नॉर्मल लीड टाइम 5, आंसर 240। और यही क्वेश्चन साइलेंट होने पर क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक। क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक। बी के लिए आए बेटा, रीऑर्डर लेवल 360, नॉर्मल कंजम्पशन 60, नॉर्मल लीड टाइम 3, आंसर 180। याद रहेगी बात? कॉपी करें। अब यार पहले ये कॉपी करें, अब लिखें पहले एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन सेम होंगी। अगर क्वेश्चन बोले साइलेंट हुआ तो बोले मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन सेम होगी। यानी एक फिगर होगी तो उसे किसी भी लिए यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो मैक्सिमम लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम तीनों क्या होंगे? बोले भाई, तीनों क्या होंगे? सेम होंगे।
यहां तक ओके हो गया। अब हेडिंग बनाएं एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, और OR और मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये भी एवरेज स्टॉक का फार्मूला है। और अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे तो एवरेज स्टॉक बराबर होता है EOQ डिवाइडेड बाय 2। आंसर तीनों से डिफरेंट आएगा। सेम कैसे आएगा? इधर हाफ ऑफ EOQ है, उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड करोगे तो बेटा डिफरेंट आएगा। इधर मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है बेटा, जब तक यहां बैठे हुए कोई भी मिस्टेक करोगे तो उसका मार्जिन अवेलेबल है। यहां खड़े होकर मिस्टेक का मार्जिन खत्म हो जाता है। ऑल दो मिस्टेक हमारे से भी होती है, ऐसी नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं होती। बस अच्छा मिस्टेक करने वाला वो होता है, अगर मिस्टेक हो जाए अगले दिन आके बच्चों को कहते बेटा कल मैं गलत बोल गया था, ये मीनिंग निकलता। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम गलत पे ही जुर्रत करते रहते हैं और सारा बेड़ा गर्क करते रहते हैं, अपना भी और बच्चों का भी। तो गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। गलती के बगैर कायनात में एक ही इंसान पैदा हुए हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मुबारक हस्ती है, वो गलती से मुबर्रत है। वरना तो अंबिया से मिस्टेक हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, जब भी तो उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया तो कहा था कि मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया। तो गलतियाँ अल्लाह पाक ने अगर किसी से करवाई भी है तो उम्मतों को समझाने के लिए करवाई है, उम्मतों को समझाने के लिए करवाई। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती, ऐसी कामिल हस्ती कायनात में आए हैं जो वजह कायनात और अल्लाह के हबीब है, कि जो फरमाया करते थे कि मुझे अपने रब की कसम है, मेरी ज़बान से जो भी निकलता है, ज़बान मुबारक से उनके जो भी निकला वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकला, और जिस्म मुबारक से जो भी अमल निकला वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकला। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कि नबी जी आप मेरे ऐसे महबूब हैं कि ना कभी आपसे कोई गलती होगी और ना कभी आप मेरे किसी बात को रद्द करें। मफ़हूम है? इससे तो मुकम्मल कामिल हस्ती बनाया और अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम अल्लाह ने क़यामत तक जोड़ दिया। इसलिए जहाँ कलमा पढ़ा जाएगा वहाँ रिसालत का भी नारा लगेगा। पहला हिस्सा जो है वो तौहीद का है और दूसरा हिस्सा रिसालत का है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने साथ ऐसे जोड़ा हुआ है। तौहीद है, रिसालत नहीं है तो मुसलमान नहीं है भाई, मुसलमान नहीं है। ये अहले किताब जो हैं ये तौहीद पे तो ईमान लगते हैं, कहते हैं एक अल्लाह है। क्यों हम कहते हैं कि ये ईमान वाले नहीं है? क्यों? क्योंकि रिसालत को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? रिसालत को नहीं मानते। और रिसालत ईमान है, रिसालत ईमान है। एक मुफ्ती साहब के सामने मैंने कहा जी रिसालत जो है वो ईमान का जुज़ है, उन्होंने फ़ौरन मुझे डांटा, ये क्या बोल रही हो अंसारी, रिसालत ईमान का जुज़ नहीं है, रिसालत ईमान है। कलमा पूरा पढ़े बगैर तो ईमान ही नहीं है। कलमा पूरा पढ़ोगे तो मुसलमान होगे, आधा कलमा पढ़ के तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो तुम कैसे कह सकते हो जुज़ है? ईमान है, ईमान। अल्लाह हमें सही रिसालत की तौफीक अता फरमाए, कदर करने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आ जाए, इसकी हम कोशिश भी करें और दुआ भी करें। लो मेरे बच्चों, ये बन गया हमारे स्टॉक लेवल्स। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा, मिक्स करने लगा EOQ को किसके साथ? स्टॉक लेवल्स के साथ। ठीक है, EOQ को किसके साथ? स्टॉक लेवल्स के साथ। चलें भाई, 12 कर दीजिए भाई।
12 कर दीजिए। ध्यान से करें 12। एवरेज स्टॉक मैंने कैलकुलेट नहीं किया इधर, चलो अभी कर दूंगा जब लाऊंगा। चलो पहले कर दो, बोलो भाई। ये फार्मूला लग जाएगा और ये लग जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेवल ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है भाई। ऑर्डर साइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी होती है, कितनी है भाई, कितना है ये 250। ए के लिए 250, ऑर्डर साइज 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल भाई, मिनिमम लेवल 240। मिनिमम लेवल ही स्टॉक लेवल का, सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम है। आंसर दीजिए 365। जरा बी के लिए आ जाएं, फिर मैं उधर जाऊंगा। ऑर्डर साइज बताएं बी का भाई। ऑर्डर साइज 550 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना है 180। ये आ गया 180। आंसर दें 455। ये फार्मूला लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं। मिनिमम लेवल बताएं भाई, मिनिमम लेवल जी, मिनिमम लेवल 240 है भाई। भाई जागें यार जागें, 240। मैक्सिमम लेवल बताएं 670 डिवाइडेड बाय 2। आंसर दें 455। सेकंड पे आए 180 प्लस मैक्सिमम लेवल 850 डिवाइडेड बाय आंसर जी 515। लो बेटा, अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे मुझे जल्दी से। कॉस्ट में फार्मूला चेंज करते हो तो आंसर चेंज हो जाता है मैक्सिमम केसेस में भाई। वो कैश फ्लो नहीं समझना R1 का, डायरेक्ट मेथड होगा इनडायरेक्ट मेथड होगा, आंसर सेम आएगा। ऐसे नहीं होगा बेटा ये भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तेज तेज कॉपी किया करें ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लास में हो सके। भाई ध्यान से सॉल्व करें। सबसे पहले क्या मांगा हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, EOQ का लगाएं। EOQ इज इक्वल टू, बोलिए 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब क्वेश्चन को गौर से देखूं तो मेरे पास क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है, एनुअल डिमांड नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा,
ठंडी करके खाएं ना, जरा ठंडी करके खानी है ना, यही तो गलती करते हो। ये क्या है? गनी एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट Z. The following particulars were collected for the year ended. Monthly demand of Z, cost of placing an order, annual carrying cost per unit, normal usage, minimum usage, maximum usage, reorder period. अब मुझे बताएं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो रॉ मटेरियल, अब बताएं Z यूज हो रहा है या Z का रॉ मटेरियल? Z का। तो ये यूजेज किसकी दी हुई है? किसकी दी हुई है? और ये क्या है? प्रोडक्ट। फिर लिखें दोबारा, हमने जहन में रखना है, हमने जहन में रखना है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बोलें प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, क्या कहा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन बोलें साइलेंट है तो कहानी सिर्फ बोलें, कहानी सिर्फ बोलें प्रोडक्ट की होगी, कहानी सिर्फ प्रोडक्ट की होगी, कहानी सिर्फ। अब मुझे बताएं, हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? तो फिर Z कौन है? प्रोडक्ट। Z कौन है? बात को समझिएगा, एक महीने में कितने ऑर्डर्स आते हैं? तो फिर 12 महीनों में ये जो 12,000 यूनिट हैं, ये किसकी डिमांड है? प्रोडक्ट की। किसकी? और यहां किसकी डिमांड आनी है? रॉ मटेरियल की डिमांड आनी है। तो ये 12,000 EOQ के फॉर्मेट में नहीं आ सकता। अब ढूंढते हैं, व्हाट डू मीन बाय एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल? कितना इस्तेमाल होगा? कितना? ये क्या है? मिनिमम इस्तेमाल। ये क्या है? एवरेज। और ये क्या है? मैक्सिमम। अब बताएं, इन तीनों में से एनुअल डिमांड के लिए कौन सी यूजेज लूं? भाई कौन सी यूजेज लूं? भाई कौन सी यूजेज लूं? लिखे, जब कभी रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड नहीं होगी, जब कभी क्या कहा? रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड नहीं होगी, हम नॉर्मल यूजेज से एनुअल डिमांड कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखा? हम नॉर्मल यूजेज से एनुअल डिमांड कैलकुलेट करेंगे। अब बताएं, ये यूजेज क्या है? पर वीक। और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कॉस्ट में साल में 52 वीक्स होंगे। कितने? और 365 डेज और 12 मंथ्स। तो लिखें, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो 365 डेज, 52 मंथ्स, 52 वीक्स, 12 मंथ्स। कॉस्ट में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो 365 डेज, 52 वीक्स और 12 मंथ्स। अब आ जाए जरा बोर्ड पे, देखिए भाई, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए 2 इंटू साल में कितने वीक, और एक वीक की नॉर्मल यूजेज 50। ये क्या आ गई? एनुअल डिमांड। किसकी? रॉ मटेरियल की। वो 12,000 किसकी एनुअल डिमांड है? प्रोडक्ट की एनुअल डिमांड नहीं लेनी, किसकी लेनी है?
क्योंकि प्रोडक्ट तो हमने खरीदना नहीं है, हमने तो रॉ मटेरियल खरीदना है, उससे प्रोडक्ट बनाना है। क्या हमने तो उससे प्रोडक्ट बनाना है। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बोले भाई 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जी बोले 15। आंसर 189 यूनिट्स भी कह सकते हैं, केजीज भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ यूनिट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी यूनिट्स में है, रॉ मटेरियल भी यूनिट्स में है। अगली रिक्वायरमेंट देखें, फिर क्या पूछ रहा है, रीऑर्डर लेवल। क्या फार्मूला था, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 70, ये पर वीक है, तो फिर लीड टाइम भी वीक्स में, पर वीक नहीं, लीड टाइम भी वीक्स में। लीड टाइम होता क्या, ऑर्डर करने से रिसीविंग करने तक का टाइम, और दोनों डेट्स लीड टाइम का दूसरा नाम रीऑर्डर पीरियड। क्या, अब बताएं मैक्सिमम लीड टाइम 6, जी भाई नॉर्मल यूजेज ये, और ये रीऑर्डर पीरियड डेज नहीं, इसको वीक्स करें भाई, कंपोजिंग एरर है, वीक्स करें। अगर डे में आएगा तो बताएंगे, सब्र करके खाएं, ठंडी ठंडी खानी है वरना मुंह जल जाएगा। लिख ले भाई वीक्स, भाई उधर तस्वीर ले देना जरा भाई, सिखाऊंगा, खुद सिखाऊंगा कि जब कंजम्पशन वीक में हो और लीड टाइम डेज में हो तो कैसे चलना है। अभी आप समझेंगे दोनों मेजरमेंट यूनिट क्या है, सेम है। बेटा आराम आराम से चलेंगे तो पूरी कॉस्ट इंशाल्लाह समझ में आएगी और पहली दफ़ा में भी पास होंगे, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। तो जल्दी नहीं करनी, आराम से चलें, वैसे जैसे इंट्रो में चले थे, टेंशन नहीं लेनी। 15-20 घंटे ज़्यादा लग जाए, चीज़ अच्छी तैयार हो जाए तो महंगा सौदा नहीं है, ठीक है भाई। आइन जी, कंजम्पशन वीक्स में, लीड टाइम भी वीक्स में, रीऑर्डर लेवल कितना बना 450। मैक्सिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल कितना है 450। रीऑर्डर क्वांटिटी ये आ गई है, ये देखें 186, पॉइंट छोड़ दिया है, 186 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 25, मिनिमम लीड टाइम 530। शेरोज भाई पिक्चर लेके अहमद को भेजें कि उधर वीक कर दे, और अगर सोल्यूशन में भी चेंज करनी है तो सोल्यूशन भी चेंज कर दे। मिनिमम अच्छा असदुल्ला बैठे हुए, ठीक है असदुल्ला भाई आप देखें इसे, रहने दें शेरोज आप। रीऑर्डर लेवल बताएं 450, नॉर्मल कंजम्पशन बताएं, नॉर्मल कंजम्पशन 50, नॉर्मल लीड टाइम कैसे आएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 5, कितना आया बेटा 5। 450 माइनस 250 क्या बचा, ये क्या है मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। अब एवरेज स्टॉक के लिए आ जाए, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, EOQ को ही रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, कितनी है 180 डिवाइडेड बाय 2, और मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक कितना बना 200। फाइनल आंसर 293 यूनिट्स। क्वेश्चन साइलेंट हो तो रीऑर्डर क्वांटिटी ही, आप तीनों साथ बैठे हैं ना, करें, आप बातें बहुत करते हैं, बुरी बात, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, अच्छी बात नहीं होती। रीऑर्डर क्वांटिटी ही EOQ है और EOQ ही रीऑर्डर क्वांटिटी है, यहां तक कॉपी करें। हाँ भाई सुन लें भाई,
एक से ज्यादा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो तो कौन सा लगाना है। जैसे जैसे पास पेपर पे जाएंगे तो बताऊंगा कि ये वाला डाटा होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ये वाला डाटा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है। कॉपी कर लें भाई। अब अगला क्वेश्चन आपने मुझे 2 मिनट में सॉल्व करके देना, फिर मैं आपको छुट्टी दूंगा। और छुट्टी ऐसी चीज है, अगर ये बोल दिया जाए तो माशाल्लाह स्पीडें खुद ही बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर दे, ध्यान से देखना है, टेक योर टाइम, आराम से करें। 14 बातें नहीं बच्चियों, प्लीज थोड़ा सा पढ़ना है, उसमें भी आप बातें कर रही हैं। ध्यान से देखें। जी जी पूछे पूछे, उधर से ही पूछ ले, कोई इशू नहीं। क्या कल का क्वेश्चन है, बाकी बच्चे ट्राई करें। होमवर्क में था तो आपने होमवर्क के ग्रुप में पूछा नहीं, पूछना है ना, होमवर्क का ग्रुप बनाया उसमें पूछना है। इसलिए कि EOQ वो मॉडल है जिस पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट क्या हो जाती है, मिनिमम। और जो हमारा ऑर्डर साइज है वो हिट एंड ट्रायल से होता है, उस पर ये तीनों कॉस्ट का सम मिनिमम नहीं होता। इसलिए हम कहाँ मूव करने की कोशिश करते हैं, EOQ मॉडल में। चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा तो EOQ मॉडल लगवाएगा, कोई पुराना अकाउंटेंट बैठा होगा तो वो अंदाजे से बाइंग कर रहा होगा, उसके अंदाजे की बाइंग की वजह से टोटल कॉस्ट क्या हो रही होगी, ज़्यादा। लेकिन EOQ मॉडल लगाने से टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, एट इट्स मिनिमम, इसलिए EOQ की तरफ जाते हैं। जी ये तो वो ऑर्डर है ना जो पहला अकाउंटेंट या कोई नॉन प्रोफेशनल यूज़ कर रहा था, उसकी वजह से बिजनेस को कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। हमने जब EOQ मॉडल लगाया तो कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक भाई, भाई होमवर्क का कोई भी पॉइंट है तो आप क्यूरी रेस करेंगे, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको जवाब आएगा लाने चाहे ऑनलाइन का और फिजिकल स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप का यही फ़ायदा है। जी भाई, हाँ जी जी उससे पूरा करेंगे। क्यों, क्योंकि सप्लायर ने हमें ये कहा है कि आप जो क्वांटिटी बाय कर रहे हो इस पे मैं आपको ऑफर नहीं दूंगा। मतलब मेरी एनुअल डिमांड है 1 लाख, सप्लायर ने साइज बनाए 3 के 3 ऑर्डर करो 40-40 हज़ार के, तो अब कॉस्ट कितनी बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000। इसका मतलब फिर लाइक विद लाइक नहीं है। अगर लाइक विद लाइक नहीं है तो फिर सप्लायर की जो ऑफर है उसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हम ऑर्डर साइज को ब्रेक नहीं कर सकते, उसके जितने वो ऑर्डर कहेगा उतने ही हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ तो इसका मतलब है उसका सेकंड ऑप्शन भी हमें बनाकर बच्चे को देना पड़ेगा। मुझे सेकंड टाइम में हाफ के बाद ना 4 बजे के बाद याद करवाइएगा, ठीक है। जब भी कभी भी ऐसा होमवर्क जाएगा तो आपने फौरन मुझे बताने के सर इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव जो है वो भी ग्रुप में पुट कर दीजिए, ठीक है सर। चलें भाई सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिस सेट का, अ बिजनेस करंटली ऑर्डर्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट अ टाइम। ये वाला वाला पॉइंट आ गया बेटा। इस वक्त ऑर्डर साइज क्या चल रहा है, 1000।
इस 1000 पे हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। एक ट्रेंड चल रहा है और हर दफा कितना ऑर्डर कर रहे हैं? 1000। It has decided that it may be better to use the economic order quantity method. कहता है जो ट्रेडिशनल ऑर्डर साइज है वो 1000 का है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है बच्चों। आज बात समझ लें। एक होगा EOQ वर्सेस सप्लायर ऑफर। क्या कहा? एक होगा ट्रेडिशनल ऑर्डर साइज वर्सेस EOQ मॉडल। क्या होगा? परसों या कल क्या करवाया था? EOQ वर्सेस सप्लायर ऑफर। आज क्या है? ट्रेडिशनल वर्सेस EOQ मॉडल। लिखें, हेडिंग बना ले जाए, ट्रेडिशनल वर्सेस EOQ मॉडल। ट्रेडिशनल वर्सेस EOQ मॉडल। क्या हेडिंग बनाई है? ट्रेडिशनल वर्सेस EOQ मॉडल। परचेज प्राइस कितनी है? 15 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट, अब ये जान के लिखा है मैंने, क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट। अब याद करो, वेरिएबल कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट और फिक्स पर यूनिट या पर ऑर्डर। अब बताइए कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है, हालांकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो भाई वेरिएबल कॉस्ट तो पर ऑर्डर फिक्स ही रहेगी। अगला ऑर्डर करूंगा फिर भी यही कॉस्ट इनकर होगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अक्सर बच्चे इसे फिक्स समझ लेते हैं, जान के लिखता हूं ताकि हर वो वर्ड जो एग्जामिनर यूज कर सकते हैं आपको पता हो। जो पर एक्टिविटी होगा या पर 100 एक्टिविटी होगा या पर डजन एक्टिविटी होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा। ये क्या है? 8% ऑफ, और ये क्या है? कितनी? 12,000। करंट एनुअल टोटल स्टॉक कॉस्ट आर 1,83,000 बीइंग द टोटल ऑफ परचेजिंग, ऑर्डरिंग एंड। ध्यान से सुनिएगा, 1000 यूनिट एक दफा में ऑर्डर करूं और साल में 12,000 करूं तो कितने ऑर्डर? 12 ऑर्डर इनटू 200, ये हो गया। फिर 12,000 जरा 15 परचेज प्राइस हो गई, और फिर 1000 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्टॉक हो गया, इनटू परचेज प्राइस का 8% कैरिंग कॉस्ट हो गई। कहता है तीनों को जमा करूं तो कितना बन रहा है? क्योंकि ये तो वो करके चल रहा है, ये तो वो 1000 के ऑर्डर साइज पे कह रहा है मेरा टोटल साल का खर्चा इतना बनता है। कहता है आप क्या करो, कैलकुलेट द। कहता है ये ऑर्डर साइज मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ये कहीं मेरी कॉस्ट ज्यादा करवा रहा है, तो मुझे क्या कैलकुलेट कर दो? कर दिया जी। फिर क्या कह रहा है? यूजिंग योर आंसर टू ए अबव। ये जो EOQ कैलकुलेट किया है इस पर दोबारा एनुअल टोटल स्टॉक कॉस्ट कैलकुलेट करो, यानी दोबारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, दोबारा टोटल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, दोबारा टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करो, तीनों का सम करो और मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी है। आगे, एंड सो एस्टेब्लिश द डिफरेंस कंपेयर टू द, और मुझे बताओ कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और अगली बात, मुझे एडवाइस दो। एडवाइस कब EOQ की फेवर में जाएगी? जब EOQ से टोटल कॉस्ट कम होगी। कब हम कहेंगे नहीं यार ट्रेडिशनल ऑर्डर साइज ही रहने दो? जब वो मंडे को आएंगे और इंशाल्लाह इसे सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।